नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम धूमिल के बारे में जानेंगे। धूमिल हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका वास्तविक नाम सुदामा प्रसाद पांडे है। इनका जन्म 1936 ईस्वी में वाराणसी के निकट खेवली गांव में हुआ था। नई कविता के क्षेत्र में धूमिल का नाम अपने काव्य के लिए विशेष रूप से चर्चित है। उनकी कविता में राजनीति और विरोध का स्वर प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है। धूमिल अपने काव्य संग्रह संसद से सड़क तक के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इनकी कविताएं आज़ादी, समाजवाद और जनतंत्र पर तीखा व्यंग करती हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में हिंदुस्तान का एक नग्न यथार्थ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पटकथा कविता समकालीन हिंदुस्तान की विसंगतियों को पूर्णतः उजागर करती है। धूमिल अपने समय की राजनीति का चरित्र व्यक्त करते हैं। जनता, जनतंत्र, गांधी के 3 बंदर, रोजगार दफ्तर, बजट का अंधेरा, कुछ भी हो वे कहेंगे। सच्ची बात यह है कि हर ईमान का एक चोर दरवाजा होता है जो संडास के बगल में खुलता है। धूमिल ने काव्य में ग्रामीण शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। मोचीराम, नक्सलवाड़ी, गांव, किस्सा जनतंत्र जैसी उनकी प्रसिद्ध कविताएं देहाती जिंदगी के ठेठ चित्रों से भरी पड़ी हैं। इनके प्रमुख 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं: संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। कल सुनना मुझे पर इन्हें साहित्य अकादमी का 1979 ईस्वी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एकालाप, वार्तालाप, हलफनामा, वक्तव्य धूमिल की कविताओं की शक्ति हैं। कुमार नारायण साहित्य का संबंध मानव जीवन से मानते हैं। वे कहते हैं कि प्रयोग करना कवि का स्वभाव है। वे कविता की बनावट और बुनावट दोनों को सम्मान देते हैं। अजीत कुमार, दुष्यंत कुमार व कुमार नारायण भी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। लेकिन यहाँ आज की कक्षा में हम सुदामा पांडे की प्रमुख कविताओं को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं इनकी प्रसिद्ध कविता मोचीराम की, जो आप लोगों ने पढ़ सुन रखी होगी। कविता मोचीराम में एक मोची के माध्यम से धूमिल एक साथ समाज की कई बुराइयों पर चोट करते हैं। एक ओर तो वे जाति और वर्ण व्यवस्था पर चोट करते हैं, तो दूसरी ओर मध्यम वर्ग के झूठे आत्मगौरव और दिखावे की प्रवृत्ति को भी नंगा करते हैं। साथ ही इसमें समाज के एक निचले स्तर के व्यक्ति का ऊहापोह भी दिखाया गया है। वह अपने आप से सवाल जवाब करता है। वह जो समाज का निचले वर्ग का व्यक्ति है, कभी अपने पैसे को कोसता है तो कभी उसे अपनी जाति को कोसने पर मलाल भी होता है। कभी वह मध्यम वर्ग को नफरत की नज़रों से देखता है तो कभी उसे उनकी व्यवस्था पर तरस भी आता है। इस कविता के द्वारा धूमिल ने यह भी जताने की कोशिश की है कि कविता तथाकथित सभ्य और बुद्धिजीवी वर्ग की बपौती नहीं है और ना ही कविता की भाषा पर किसी खास वर्ग का अधिकार है। ऐसा लिखते हुए वे कविता को छंद, लय और अलंकृत भाषा के बंधनों से मुक्त करने की वकालत करते दिखाई पड़ते हैं। इनके जो प्रमुख कविता मोचीराम है, उनके 2 पदों की चर्चा हम आज की कक्षा में करेंगे। पहला पद देखिए। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जिसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। एक बार फिर ध्यान देंगे। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। यहाँ पे धूमिल कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए मोची ने रापी समझ रहे हैं ना,
मोची का औजार जिससे वो जूते बनाता है से आंख उठाकर मेरी तरफ घूरता है और हंसते हुए पतियाए से स्वर में कहता है, बाबूजी सच कहूँ तो मेरी निगाह में न कोई छोटा है न बड़ा है, मेरे लिए तो हर आदमी एक जोड़ी जूते के समान है जो मेरे सामने अपनी मरम्मत के लिए खड़ा है। इस पद्य के माध्यम से धूमिल कहना चाहते हैं कि मोची के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है, वह सबकी उतनी ही एक समान इज्जत करता है जितनी वह एक जोड़ी जूतों की करता है, अर्थात उसके हृदय में सबके लिए समान प्यार है। एक पद और देखिए, व्यंजना शब्द का प्रयोग आप इसमें समझ रहे होंगे। यहाँ भाषा तो सरल दिखाई देती लेकिन व्यंजना कितनी जबरदस्त है कि एक जो गरीब आदमी है, निर्धन आदमी है, उसके लिए क्या फर्क है किसी बड़े आदमी में या किसी मध्यम वर्ग में या निम्न वर्ग में, उसके लिए सभी एक जैसे होते हैं। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो आप देख रहे होंगे कि कोरोना की आड़ में कितने लोग मदद करने का प्रयास कर रहे हैं और कितने लोग दिखावेगा। तो समसामयिक कविता होती ही है, तो आप इनसे जोड़ करके देखने का प्रयास करिए। एक पद देखेंगे, बस आज की बात खत्म करेंगे। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है, चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है, उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। यहाँ इस कविता में मोचीराम कह रहा है कि मेरे पास कई प्रकार के जूते आते हैं और प्रत्येक आदमी की अलग अलग विशेषता बताते हैं। उन सभी आदमियों की अलग अलग तरह की शक्ल होती है, उनकी अलग अलग शैली होती है। मान लो यह एक जूता है, जूते की ओर देखते हुए कहता है, ये जूता क्या बस चकतियों की थैली है? कितनी ही जगह से फटने के बाद इसमें जगह जगह चकतियां लगी हुई हैं। ये एक ऐसे आदमी का जूता है जिसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं और हंसता हुआ भी वह आदमी ऐसे लगता है मानो टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी हुई हवा के लिए जोर से फड़फड़ा रही है। अगर आपने गौर किया हो तो इस पद्यांश के माध्यम से कवि मध्य वर्ग के झूठे आत्मगौरव और दिखावे को दिखाने का प्रयास करता है, उसमें व्यंग करता है। जैसे गौर कीजिए, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। इसमें क्या देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार का कितना जबरदस्त प्रयोग किया। कुल मिलाकर के प्रतीकात्मक शैली में उन्होंने आम जनमानस और खासकर मध्य वर्ग पर जो अपने आप को उच्च से उच्चतर दिखाने का प्रयास करता है, उस पर व्यंग करते हैं। तो आज के लिए इतना है। उम्मीद है आपको कविता मोचीराम पसंद आई होगी। और लेकिन अगर फिर भी कहीं पे कोई संशय, कोई प्रश्न बचा हुआ है तो आप मुझे व्यक्तिगत मैसेज करके पूछ सकते हैं।